हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ये टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही है। ये इसका तीसरा टेस्ट है। इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो या तो आईएएस के प्रीवियस क्वेश्चन हैं या फिर गेट के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यदि फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं, इसके जितने भी आप क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं पहले और उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप गेट और आईएएस के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और जितने भी फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर ए लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 एंड डायनेमिक विस्कोसिटी 0.012 पोइज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन सेंटी स्ट्रोक विल बी अबाउट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो सेंटी स्ट्रोक में क्या होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है और इसका आंसर देना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो हम लिक्विड को मानते हैं, यानी कि वाटर को मानते हैं। तो यहाँ पे हमारे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक फ्लूइड। तो कितनी देर की? 0.95 इंटू 1000। वाटर की कितनी होती है? 1000। तो ये कितना हो जाएगा? 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास डेंसिटी आ गई। अब हमको निकालना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी दे रखी है? 0.012। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको पास्कल इंटू सेकेंड में नहीं दे रखी है, आपको दे रखी है पोइज के अंदर। पोइज को आपको पास्कल इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यानी कि 10⁻⁻1 आ जाएगा अपॉन डेंसिटी कितनी है? 950। ये आपकी जो यूनिट है वो किस में आ गई? ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आ गई। अब मीटर को आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। क्योंकि जो स्ट्रोक होती है वो सीजीएस यूनिट होती है और ये वैल्यू जो आई है आपके एमकेएस में आई है। तो इसको आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12/950 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या होता है? स्ट्रोक होता है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्या है? स्ट्रोक। आपको पता है जो स्ट्रोक होता है वो तो 10⁻1 होता है, लेकिन सेंटी स्ट्रोक क्या होता है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये आपको याद होना चाहिए। तो डेसी और सेंटी। तो सेंटी क्या होती है? 10⁻⁻² होता है। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रोक को सेंटी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 अपॉन 950। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.26, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 स्ट्रोक बराबर 100 सेंटी स्ट्रोक होते हैं। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 अपॉन 950 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1.26। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A circular area of 1.2 meter diameter is immersed vertically in a liquid of unit weight 800 Newton per meter cube with its top just of the liquid surface। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, its top just on the liquid surface। The depth of center of pressure on one side measured below the liquid surface is। तो यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर एरिया है, उसका जो टॉप सरफेस है वो फ्री सरफेस के टच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि जो डेप्थ है वहाँ पे कितनी डेप्थ पे सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन दें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब आपको सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले आपको इसका जो सेंटर होगा वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, जिसे हम H बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। H स्टार इक्वल्स टू होता है H बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार। ये फॉर्मूला आपने कहीं सुना होगा और यदि आपको याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे H बार जो है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है?
ये यहाँ पे देखिए डेप्थ, ये आपका हो जाएगा d/2। तो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ d/2 प्लस आई जी क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और सर्कल के लिए कितना होता है, π/64 इंटू d⁴। तो π/64 d⁴। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए वर्टिकली है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन एरिया। सर्कल का एरिया आपको पता है π/4 d² होता है इंटू h बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, d/2। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे पहले लिखा गया है d/2 प्लस यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे d³ हो जाएगा, तो d⁴ है ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर d बच जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को हम 64 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। d/2 प्लस d/8 कितना हो जाएगा, 5d/8 और d की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1.2 मीटर डायामीटर दे रखी है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। 6/8 यानी कि 3/4 यानी कि 0.75। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यहाँ पे कंप्रेसर लिखा गया है, इज 100 ml एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट बॉटम डेड सेंटर इज 1 लीटर। द क्लियरेंस रेशियो फॉर द कंप्रेसर इज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंप्रेशन रेशियो नहीं पूछा है, क्लियरेंस रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्लियरेंस रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन दें। वीडियो को लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 15 में से आपके कितने राइट हुए। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। तो क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 100 ml। तो 100 ml मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को यदि मैं लीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻³ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द बॉटम डेड सेंटर इज 1 लीटर, यानी कि ऊपर आपको क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है, उसके बाद का वॉल्यूम आपको 1 लीटर दे रखा है, तो 1 लीटर हो जाएगा। ये कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन। तो यहाँ पे आपको कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या फिर इससे छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल फ्री एयर डिलीवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल फ्री एयर डिलीवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ये तो आपके लिए फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन आता है वो क्या आता है, वो होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 + c - c इंटू P2/P1 की पावर 1/n। यहाँ पे c क्या है, c आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये है आपका क्लियरेंस रेशियो अभी हमने डिस्कस किया था। क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। और P2 और P1 क्या है, ये आपका हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 + c - c इंटू P2/P1 की पावर 1/n। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्नोट इंजन रिसीव 100 किलोजूल ऑफ हीट एट 600 Kelvin. Heat is rejected at 300 Kelvin. The displacement volume is 0.2 मीटर क्यूब. The mean effective pressure is. तो यहाँ पे आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर बताना है, तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीन इफेक्टिव प्रेशर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि मैं बात करूँ मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर है 600। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपके 50% आ जाएगी, यानी कि 0.5। और एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 100 किलोजूल। सबसे पहले आपको ये दे रखा है कार्नोट इंजन रिसीव 100 किलोजूल।
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, 0.5 को, तो यहाँ पे वर्क डन आपका आ जाएगा 50 किलो जूल। तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना आ जाएगा, वर्क डन आपका आ जाएगा 50 अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है 0.2। तो 0.2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 अपॉन 2 यानी कि 250 आ जाएगा। ये आपका 250 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे किलो पास्कल में आएगा ये, लेकिन ये आपको बार में पूछा गया। देखिए बार में आपको कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा 2.5 बार, क्योंकि 2.5 जो बार होता है वो 10⁵ होता है, और 250 किलो पास्कल में आएगा, तो इसको मैं पास्कल में कन्वर्ट करूँगा ना, तो ये हो जाएगा 10⁻3। तो ये 10⁻3, ये 4 और यहाँ पे यानी कि 2.5 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि फ्रेंड्स आपको मशीन डिज़ाइन को अच्छे से देखना है थ्योरी के साथ में क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन जो दिख रहा है उसको आप क्लिक करें, और यहाँ पे 159 पर मंथ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, तभी आपको मशीन डिज़ाइन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा, इसलिए उसको ज़रूर मेंबरशिप लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए स्पेरिकल सेल ऑफ 80 सेंटीमीटर डायामीटर कंटेंट्स सेचुरेटेड स्टीम एंड वाटर एट 300 डिग्री सेल्सियस। इफ़ देयर वॉल्यूम आर इक्वल द मास ऑफ स्टीम वुड बी। तो यहाँ पे आपको मास बताना है किसका, स्टीम का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन दें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना होगा, टोटल वॉल्यूम। तो यदि मैं बात करूँ टोटल वॉल्यूम की, टोटल वॉल्यूम आपका क्या है, स्पेरिकल सेल है, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर डाया है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 0.4 हो जाएगी मीटर के अंदर, तो इसका क्यूब करेंगे, तो इसको आप यदि सोल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.268। ये आपका हो गया वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, वॉल्यूम आर इक्वल, यानी कि जो मास है वाटर का और स्टीम का, दोनों का मास जो दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। यानी कि यदि मैं बात करूँ स्टीम का मास पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम, तो स्टीम का वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 0.134 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लास्ट में दिया गया एट 300 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वेपर। तो वाटर का आपको दे रखा है 0.0014 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, और स्टीम का दे रखा है आपको 0.021 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो यहाँ पे आपके पास मास आ जाएगा, मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम टू द वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.134, जो कि अभी हमने निकाला था, और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.021। इसको आप यदि डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.4 किलोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन किलोग्राम पर आवर ऑफ ए बॉयलर प्रोड्यूसिंग 2000 किलोग्राम पर आवर ऑफ स्टीम विथ एंथैल्पी कंटेंट ऑफ 2426 किलो जूल पर किलोग्राम फ्रॉम फीड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड एंथैल्पी आपको दे रखी है 168 किलो जूल पर किलोग्राम इज। तो टेक एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 2258 किलो जूल पर आवर। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बताना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यदि आपने आंसर दे दिया है तो यहाँ पे आंसर आप देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का फॉर्मूला होता है हीट गेन्ड बाय द स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू द सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो होगा आपका डेफिनेशन। और यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो मास ऑफ स्टीम हो जाएगा इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ लिक्विड टू द एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको HFG से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मास कितना दे रखा है 2000 किलोग्राम पर आवर इंटू एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2426 यानी कि 2426 माइनस लिक्विड की कितनी दे रखी है 168 तो माइनस 168 अपॉन क्या आएगा सेचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एंथैल्पी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी दे रखी है 2258। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2000 है 2426 माइनस 168 करोगे तो यहाँ पे
2258 आएगा, तो ये ऊपर और नीचे कट जाएगा और आपके पास वैल्यू रह जाएगी 2000, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। बस यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन में एक बार वापस बता देता हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट गेन बाय द स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू द सेचूरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके बाद में आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल प्रोड्यूसिंग ए टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस। वर्क डन पर टन इज 700 किलो जूल पर 10 मिनट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ COP। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको COP पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन आपको कितना दे रखा है, वर्क डन पर टन इज 700 किलो जूल पर 10 मिनट। 10 मिनट तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/6। मैं यहाँ पे इसको पूरा सोल्व नहीं करता हूँ, 7/6 लेता हूँ। तो यहाँ पे COP कितनी हो जाएगी, COP हो जाएगी आपको डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो आपका हीट रिमूव कितना हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट हीट नहीं दे रखी, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। वर्क डन पर टन इज, यानी कि 1 टन हीट निकालने के लिए उसको इतना वर्क डन होता है। तो 1 टन बराबर कितनी हीट होती है, 3.5 किलोवाट होती है, और ये आपका हो जाएगा 7/6। तो इसको आप यदि सोल्व करते हैं तो 6 ऊपर जाएगा, तो 6 × 3.5 हो जाएगा 21/7। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको हीट देखनी है कि वर्क डन पर टन, यानी कि 1 टन हीट निकालने के लिए इतना वर्क डन चाहिए होता है। बस इतना सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A refrigerator operates between the temperature of -23 degree Celsius and 27 degree Celsius. If 1 ton is equals to 3.5 kilowatt, the minimum power required per ton to operate the refrigerator is। तो यहाँ पे आपको बताना है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड पर टन टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इज, यानी कि 1 टन हीट को रिमूव करने के लिए कितना वर्क डन आपको चाहिए, वो आपको बताना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है COP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर है तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, या फिर टेम्परेचर की बात करेंगे तो लोवेस्ट टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा। लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है, -23, और -23 को यदि मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ जाती है 250 अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस 23 और 27, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 50। तो ये COP आ जाएगी 5। COP क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड पर टन, यानी कि 1 टन के लिए आपको 1 टन कितना हो जाएगा 3.5 किलोवाट अपॉन वर्क डन W। तो यहाँ पे W कितना आ जाएगा 3.5/5। तो इसको आप यदि डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.7। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a system is taken from a state A to the state B along the path ACB, यानी कि सबसे पहले आपको दिया गया A से C जाता है और C से B, 80 किलोजूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम एंड इट डज 30 किलोजूल ऑफ वर्क। हाउ मच हीट विल फ्लो इनटू द सिस्टम along the path ADB if the work done by the along this path is 10 किलोजूल। तो यहाँ पे ACB पाथ में आपको हीट और वर्क डन दोनों दे रखा है। फिर आपको यहाँ पे ADB पाथ में सिर्फ वर्क डन दे रखा है, हीट कितनी कंज्यूम करेगा वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन दें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है, डेल Q बराबर DU प्लस डेल W होता है। तो हीट और वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। हीट और वर्क वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ए से C जाएगा, C से B जाएगा, तो हीट और वर्क दोनों अलग होंगे। लेकिन जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो पॉइंट फंक्शन होता है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ACB पाथ हो चाहे ADB पाथ हो, जो इंटरनल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम कौन सा पाथ देखते हैं, ACB। ठीक है, ACB पाथ में आपको हीट कितनी दे रखी है, 80 किलोजूल। हीट यदि एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, हीट यदि रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव लेंगे। और इंटरनल एनर्जी यहाँ से अपन को मिल जाएगी
वर्क डन कितना है 30। तो यहाँ से आपके पास इंटरनल एनर्जी आ गई, कितनी आ गई 50 किलो जूल। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, कौन सा ADB। इस बात में हमको हीट दे रखी है, सॉरी हीट आपको पूछा गया है, वर्क डन दे रखी है। तो यहाँ पे डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, इसलिए चाहे कोई सा भी पाथ हो सेम ही रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी अपने पास कितनी है 50, और वर्क डन आपको दे रखा है 10 किलो जूल। तो कितना हो जाएगा 60 किलो जूल जो हीट है वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ का जो कंसेप्ट है हीट और वर्क का वो पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है। In a reversible isothermal expansion process, the fluid expands from 10 bar and 2 meter cube to 2 bar and 10 meter cube. During this expansion process, 100 kilowatt of heat is supplied. Then work done during the process is. तो आइए 2009 का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल दे रखा है। क्यों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको पता है जो डेल क्यू बराबर क्या होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, अभी हमने डिस्कस किया था। प्रोसेस कौन सा दे रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है वो जीरो होता है, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी वो जीरो हो जाएगी। तो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो जाएगा। तो आपको हीट दे रखी कितनी 100 किलोवाट, तो 100 किलोवाट ही वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, यदि आपको हीट नहीं दे रखी होती तो आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता, वो होता है P1V1 ln V2/V1। तब यहाँ पे आपको प्रेशर वॉल्यूम रखना होता और V2/V1 का लोग के अंदर सॉल्यूशन करना होता, तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता यदि आपको हीट नहीं दी हुई होती। लेकिन आपको यहाँ पे हीट दे रखी है तो हीट जो है वर्क डन के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो है, यानी इंटरनल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है। फॉर ए हीट इंजन ऑपरेटिंग ए कार्नोट साइकिल, द वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन वुड बी। तो यहाँ पे आपको जो वर्क आउटपुट है वो 1/4 ऑफ हीट रिजेक्टेड दे रखा है। आपको सप्लाई नहीं लेना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, हीट रिजेक्टेड दे रखा है। तो इसको आप सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन दें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एफिशिएंसी पता है कि वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है, और जो हीट सप्लाई होती है वो क्या होती है वर्क डन प्लस हीट रिजेक्शन। तो मैं यहाँ पे हीट सप्लाई की जगह क्या लिख सकता हूँ वर्क डन प्लस हीट रिजेक्ट। और जो वर्क डन है वो कितना दे रखा है 1/4 ऑफ द हीट रिजेक्टेड। तो जहाँ पे वर्क डन लिखा गया है वहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/4 ऑफ हीट रिजेक्शन, और ये आपके हो जाएगी QR। तो QR कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 1/4 और नीचे रह जाएगा आपके 5/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपके 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए हीट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 70% इज यूज टू डिराइव ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 5। The energy absorbed from the low temperature reservoir by the refrigerator for each kilojoule of energy absorbed from the high temperature source by the engine is। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे जैसे पूछा गया है प्रोसेस से चलोगे तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ। सारे बेस्ट है लेकिन इससे भी बेस्ट ये है, इसीलिए गेट 2004 में ये पूछा गया है। तो वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन दें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये जो आपका इंजन है ये Q1 जो है हायर टेम्परेचर से हीट सप्लाई करता है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W, और जितना ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है इससे ये रेफ्रिजरेटर चलता है, और रेफ्रिजरेटर जो है लोवेस्ट टेम्परेचर से Q2 हीट सप्लाई Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो टेम्परेचर है वो लोवेस्ट टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुछ स्टूडेंट को यही नहीं पता चला होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे दिया गया है द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वोयर। तो लो टेम्परेचर से कितनी है Q2 बाय द रेफ्रिजरेटर फॉर ईच किलोजूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स ऑफ इंजन। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पूछी गई है Q2/Q1, और Q1 जो है वो इंजन से ले रहा है और Q2 जो है वो रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको COP दे रखी है, कितनी दे रखी है COP
वो आपको दे रखी है 5। और COP क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्या है, Q2 अपॉन वर्क क्या है, W। तो यहाँ पे मैं यदि निकालूँ तो वर्क डन कितना आ जाएगा, Q2 अपॉन 5। ये आपके पास वर्क डन आ गया। अब हमको निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वो होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितनी हो रही है, Q1 हो रही है। तो एफिशिएंसी आपको कितनी दे रखी है, 70%, यानी कि 0.75। तो वर्क डन कितना है, Q2/5। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और Q1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए Q2/Q1 इज टू क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 5। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.75 नहीं है, 0.7 ही है। तो 5 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, 3.5। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो 3.5 किलो जूल है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको Q2/Q1 ही पूछा गया है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द सर्कुलर पिच ऑफ टूथड व्हील हैविंग 24 टीथ एंड मॉड्यूल ऑफ 4.25 mm विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको बताना है सर्कुलर पिच क्या होगा। ये गियर का क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप 1 मिनट में कर देंगे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई d/t। यहाँ पे t टीथ है, d डायमीटर है, तो ये होता है आपका सर्कुलर पिच। एक होता है मॉड्यूल, m बराबर होता है आपका d/t। तो d/t की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मॉड्यूल पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पाई इंटू एम हो जाएगा। तो पाई मॉड्यूल की वैल्यू आपको दे रखी है, तो कितनी है, 4.25। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 4.25, कितनी हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 13.35 mm। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कुलर पिच होता है वो पाई d/t होता है और मॉड्यूल d/t होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टील वायर E इज टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर of a sectional area 5 into 10⁻⁻5 meter square is to be extended to at twice its initial length. To accomplish this task, the two ends of wire should be pulled by the force of। तो यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स लगाया गया है जिसकी वजह से जो वायर है उसकी लेंथ डबल हो गई है, तो यहाँ पे वो फोर्स आपको बताना है कि कितना चाहिए। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। सबसे पहले आपको फोर्स पूछा गया, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। और स्ट्रेस आपको निकालना है, क्योंकि आपको एरिया आपको डायरेक्ट दे रखा कितना, 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस निकालने के लिए आपको पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो यंग मॉड्यूलस ई इंटू स्ट्रेन होता है। अब यहाँ पे स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन जो है क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में चेंज कितना हुआ है, यानी पहले लेंथ एल थी, फिर ट्वाइस इट्स इनिशियल लेंथ, यानी कि डबल हो गई, तो चेंज कितना हुआ एल, और ओरिजिनल कितना है एल। तो यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेन है वो 1 आ गया, यानी कि जो स्ट्रेस है वो कितना आ जाएगा, यंग मॉड्यूलस के इक्वल्स, और यंग मॉड्यूलस आपको दे रखा है। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी है आपके 2 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा आपके, देखिए 11 है और 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, यानी कि 10⁻12 पॉजिटिव में हो जाएगी इंटू 10⁻⁻5, यानी कि 10⁻7 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कंसेप्ट आपको काफ़ी क्लियर हुए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन जरूर करें और मेंबरशिप लें, और वहाँ पे आप मशीन डिज़ाइन पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको 1-2 सब्जेक्ट और बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए आपको मेंबरशिप लेना जरूरी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।